गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल के एम नर्सिंग अकेडमी। तो चलिए दोस्तों, कल अपन ने स्टार्ट किया था मेस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट फर्स्ट अपने स्टडी कर लिया था। आज अपन पढ़ने वाले पार्ट सेकंड के अंदर। सो प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एम्स और ईएसआई के लिए बहुत ही कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं के क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एमसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे? कल अपन ने जो पढ़ा था एमसी का ऑलमोस्ट ओवरव्यू देखा था, अपने डेफिनेशन देखी थी, एचपीओ एक्सिस देखा था, कंप्लीटली कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं वो सारे देखे थे। जिस प्रकार से एस्ट्रोजन आता है, एलएच सर्ज करवाता है, एलएच सर्ज करवाने के बाद में कार्पस लूटियम बनती है, कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है। किस प्रकार से एलएच हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेट करवाता है, किस प्रकार से एक दूसरे के वापस एंटी काम करते हैं, ब्लीडिंग फेज आती है, कौन से हार्मोन कम होते हैं, कौन से हार्मोन ज्यादा होते हैं। तो कल ऑलमोस्ट अपन ने सब कुछ ओवरव्यू देख लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जिसके अंदर अभी तक हाल फिलहाल एमसी स्टार्ट नहीं करेंगे। अपन वन बाय वन करके पूरा ओवरव्यू एकदम तैयार करेंगे। जब एमसी स्टार्ट होगी तब तक 15 मिनट के अंदर एमसी स्टार्ट हो गए, खत्म हो जाएगी। क्योंकि सब पहले मैं आपको एक इमेज सेट करना चाहता हूँ सब कुछ, फिर आपको एमसी पढ़ाने है। जब ये पहले पोर्शन पढ़ लोगे 2-3 पार्ट, तो आपका एमसी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट हो जाएगा। मतलब कि मैं लिखता रहूंगा, आप बोलते रहोगे, इस प्रकार का मैं करवा दूंगा। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले क्राइटेरिया ऑफ एमसी की, एमसी का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरिया ऑफ द एमसी कि एमसी का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जिस प्रकार से नर्सिंग करने की जैसे 12 प्लस बीएससी ने ये जो बायो वगैरह चाहिए, साइंस वगैरह, तो उस प्रकार से एमसी होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे स्पष्ट है कि क्राइटेरिया ऑफ एमसी के अंदर एचपीओ एक्सिस वर्क एज कोऑर्डिनेटेड फॉर्म, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म मतलब कि जो एचपीओ एक्सिस है वो एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करता है। एचपीओ एक्सिस अपन ने कल पढ़ा था हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी। मतलब कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आने चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के वाले हार्मोन जो है वो ओवरी के ऊपर आने चाहिए। इस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म के अंदर काम करना चाहिए। जैसे कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला, सीधा आगे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन थे एफएसएच वगैरह वो सीधे आगे ओवरी के ऊपर, और ओवरी ने अपना वापस से एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन का सीक्रेशन किया, और जो इमैच्योर फॉलिकल्स थे वो एक मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म के अंदर काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका एंडोमेट्रियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि सेकंड क्राइटेरिया है कि एंडोमेट्रियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन। अब एंडोमेट्रियम का यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है, और यूट्रस के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से आते हैं? ओवरी के हार्मोन के थ्रू। तो जो ओवरी के थ्रू निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स है उसके प्रति एंडोमेट्रियम क्या करनी चाहिए? रेस्पॉन्स करनी चाहिए। जैसे कि ओवरी के अंदर आ गया अपना एस्ट्रोजन हार्मोन। अभी एस्ट्रोजन हार्मोन आ गया, किसके ऊपर आ गया? एंडोमेट्रियम को। तो एंडोमेट्रियम का क्या करवाएगा? हाइपरप्लेजिया। ये कैसा हार्मोन है? हाइपरप्लेजिक हार्मोन है। हाइपरप्लेजिक हार्मोन है, वेजोडाइलेटर हार्मोन है। तो ये क्या करेगा? एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसका वेजोडाइलेशन करेगा ताकि उसकी थिकनेस बढ़ सके। दूसरा वहां से हार्मोन आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी क्या करना चाहिए यहाँ पे? ये हाइपरट्रोफिक हार्मोन होता है। तो ये हाइपरट्रोफिक हार्मोन होने के कारण ये भी क्या करना चाहिए? उसके प्रति एंडोमेट्रियम जो है रेस्पॉन्ड करनी चाहिए। मतलब कि एंडोमेट्रियम जितने भी प्रकार के ओवरी के हार्मोन आ रहे हैं उसके प्रति अपना काम है वो फंक्शनेट करनी चाहिए। नेक्स्ट वन जाता है आपका vaginal pathway is patent। वेजाइना का जो पाथवे है, जैसे कि अब ब्लड मैंने डेफिनेशन के अंदर लिखाई थी कि विजिबल यूटेराइन ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कहां से होनी चाहिए? आपकी यूट्रस से होनी चाहिए, और यूट्रस के होने के बाद में जो एक्सपेल आउट होनी चाहिए वो कहां से होनी चाहिए? वेजाइना के थ्रू। तो अगर वेजाइना का पाथवे पेटेंट नहीं है, मतलब कि वेजाइना के अंदर कोई किसी प्रकार का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, वेजाइना के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, तो ट्यूमर वहां पे हो गया, तो वहां से वेजाइना के थ्रू क्या निकल नहीं हो रही? ब्लीडिंग हो रही। जैसे कि यूट्रस हो गया, ये आपका सर्विक्स, ये यूट्रस,
सर्विक्स और यहाँ पे ये हो गया वेजाइना। तो यहाँ से अगर वेजाइना के अंदर किसी भी टाइप का कोई ट्यूमर हो गया या उसका वापस से इस वेजाइना का एडिशन हो गया, मतलब कि वापस बाहर नहीं निकल रही है, तो किसी भी टाइप्स के अंदर जो यूटेराइन ब्लीडिंग है वो वेजाइना के थ्रू एक्सपल आउट होनी चाहिए, तो ही अपन बोल सकते हैं कि तो ही अपन क्या बोल सकते हैं कि एमसी स्टेबलाइज हो रही है। तो एमसी के स्टेबलाइज होने के अपन ने 3 क्राइटेरिया देखे, जिसके अंदर पहला पड़ा कि एचक्यू एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म के अंदर वर्क करना चाहिए, दूसरा जो एंडोमेट्रियम है वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, और वेजाइनल ट्रैक जो है वेजाइनल पाथ है जो क्या होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए। तो ये अपन ने देखे एमसी के क्राइटेरिया। अब अपन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू दी एमसी, कि एमसी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर काफी 2-3 पॉइंट आएंगे जो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये सही एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक बार अगर एम्स यहाँ से पढ़ ली तो आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो सबसे फर्स्ट बनी जो आपके तो हेडिंग लगाना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एमसी, एमसी के रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है आपका एमसी इज ए फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, जो कि मैंने सबसे फर्स्ट लाइन जब डेफिनेशन लिखवाई थी तभी आपको ये लाइन बोली थी कि जो एमसी जो है वो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है, ये कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, मतलब कि ये किसी भी फीमेल के अंदर होनी चाहिए जब आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद में ये चीज, जब प्यूबर्टी आ जाती है तब ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है। एमसी नॉट ए पैथोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये होनी चाहिए, क्योंकि पैथोलॉजिकल कंडीशन में तो डिजीज का पोर्शन आ जाता है। तो एमसी कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, तो एमसी कैसा कंडीशन है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। नेक्स्ट वन इज मैं बढ़ता हूं पर्पज, सेकेंड पॉइंट एमसी का मेन पर्पज क्या है। पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग के अंदर लिखा है कि एमसी का कोई दूसरा काम नहीं है, ओनली एंड ओनली क्या काम है, ओवुलेशन करवाना। तो एमसी स्टेबलाइज होने का मेन जो पर्पज है वो क्या है, ओवुलेशन करवाना, मतलब कि एमसी अगर हो रही है तो एमसी का मेन कारण क्या हो गया, आपका मेन पर्पज क्या हो गया, आपका ओवुलेशन। नेक्स्ट है एमसी स्टार्ट एट प्यूबर्टी, एमसी जो है आपकी प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट हो जानी चाहिए, मतलब कि अगर मैं बात को एमसी जो फीमेल की जब एज हो जाती है, प्यूबर्टी एज हो जाती है, तब वो स्टेबलाइज आपकी हो जानी चाहिए। और ऑलमोस्ट अगर फीमेल की मैं बात करूं, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी कितनी आती है, 10 से 16 साल के अंदर, मतलब कि 10 से 16 साल की उम्र हो जाती है जब फीमेल की, तब आपकी एमसी स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। अगर इसके अंदर एक ही वर्ड के अंदर मैं बोलूंगा 13 साल, 13 ईयर, 13 साल की उम्र के अंदर आपकी एमसी स्टेबलाइज हो जानी चाहिए, तभी अपन बोलेंगे। तो एमसी कब स्टार्ट हो जानी चाहिए, प्यूबर्टी के अंदर। प्यूबर्टी से पहले क्यों स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने बता रखा हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक आपकी पीनियल ग्लैंड जो होती है बहुत ही मेन रोल होता है मेलेटोनिन सीक्रेट के दौरान। जब तक एज बढ़ती जाएगी तब मेलेटोनिन जो हार्मोन है उसका सप्रेस होता जाएगा, और जब मेलेटोनिन हार्मोन सप्रेस हो जाएगा तो आपकी फिर वहां से एफएसएच हार्मोन क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। तो एमसी जो होनी चाहिए वो कब स्टार्ट होनी चाहिए, आपकी 13 साल की उम्र में। और जो इसकी पीक स्टेज है वो कब होती है, पीक, अगर मैं इसकी पीक एज बोलूंगी कब स्टार्ट हो जानी चाहिए एक ही वर्ड के अंदर, तो वो हो जाएगी आपकी 13 साल के अंदर। लेकिन एट द रेट अगर एमसी आपकी 8 साल से पहले स्टेबलाइज हो रही है, मतलब कि 8 साल से पहले स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली इसकी एज कितनी बताई मैंने, 13 साल। तो अगर 8 साल से पहले स्टेबलाइज हो जाती है तो इसको बोला जाता है प्रीकोशियस प्यूबर्टी। क्या होता है इसका, प्रीकोशियस प्यूबर्टी, मतलब कि एमसी अगर 8 साल से पहले स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोला जाता है प्रीकोशियस प्यूबर्टी। लेकिन कहीं बुकों के अंदर इसको 8 की जगह 10 साल भी लिख रखा है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सही करना है, कि अगर ऑप्शन के अंदर 8 और 10 दोनों है तो आपको 8 को टिक करना है, और केवल 10 है तो आपको 10 को टिक करना है, बाकी वरना 8 है तो 8 को ही टिक करना है। लेकिन अगर एमसी नॉर्मल एज कितनी होगी, 10 से 16 साल, तो अगर एमसी 16 साल के बाद में स्टेबलाइज आती है तो इसको बोला जाता है आपका लेट प्यूबर्टी।
इसको क्या बोला गया आपका लेट प्यूबर्टी। तो एमसी जो है वो 8 साल से पहले स्टेबलाइज हो जाती है तो प्रीकोसिस प्यूबर्टी, और अगर 16 साल से पहले किसी फीमेल के अंदर एमसी आ जाती है तो उसको क्या बोला जाता है आपका लेट प्यूबर्टी। दैट मींस अपन सेकंड फोर्थ टॉपिक पढ़ते हैं इसका कि अब मैंने बहुत ही अब एमसी का नॉर्मल जो साइकिल्स जो होता है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया पार्ट फर्स्ट के अंदर कि जो एमसी होता है उसका जो नॉर्मल जो अगर मैं बात करूं उसके एमसी पीरियड्स की, तो एमसी पीरियड्स नॉर्मल कितना होता है आपको नॉर्मल होता है आपका 21 से लेके 35 दिन तक, मतलब कि ये आपका हो गया एमसी पीरियड। मतलब कि एमसी पीरियड्स की मैं बात करूं तो 21 से लेके 35 दिनों का ये एमसी पीरियड्स होना चाहिए। अगर एक ही मैं वर्ड्स के अंदर बात करूं तो नॉर्मल 28 देगा, नॉर्मली 28 दिन का एमसी पीरियड्स होना चाहिए। अब नॉर्मल में बात करूं 28 दिन का एमसी पीरियड्स होना चाहिए और नॉर्मल रेंज ये आपकी ये होगी। मतलब एक एमसी साइकिल की मैं बात करता हूं तो वो 21 से 35 दिन के बीच में होना चाहिए। एक एमसी होगा नॉर्मल पे फिक्स एक ही वर्ड के अंदर बात करूं तो 28 डेज का। अब टोटल 12 महीने के अंदर दिन कितने हो गए 365 डेज, और हर एक पीरियड्स अगर एमसी का होता है 28 दिन के अंदर रिपीट होता है। तो अगर मैं बात करूं एक साल के अंदर तो एक साल के अंदर टोटल कितनी एमसी आएगी आपकी 13, क्योंकि 365 के अंदर 28 का डिवाइड कर दो, 365 को 28 से डिवाइड करोगे आप कितने आएंगे 13 एमसी। तो एक साल के अंदर मतलब कि 365 दिन के अंदर कितनी एमसी आनी चाहिए आपकी 13 एमसी आनी चाहिए, और एक एमसी ये कितनी होगी आपकी 28 डे की होगी। अब मैं अगर एवरेज इसके अंदर बात करता हूं कि 28 डे की आपकी एमसी पीरियड्स होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं रिप्रोडक्टिव एज की। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर क्या आ गया, जैसे कि एक टर्म आती है आपकी रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर क्या हो गया कि आपकी जो नॉर्मल फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो होती है आपकी 45 से 15 से 45 साल। तो नॉर्मल आपकी अगर मैं एवरेज बात करता हूं इसकी तो नॉर्मल एवरेज बात करता हूं अगर रिप्रोडक्टिव एज की तो वो होती है आपकी 15 से लेके 45 साल की। यानी कि एक महिला के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो एवरेज कितनी होती है आपकी 30 साल की। नॉर्मल अगर मैं एवरेज बात करता हूं तो 30 साल के आपकी एमसी पीरियड्स होता है। तो एक एमसी पीरियड्स कितने दिन का हो गया 13 एमसी, मतलब कि एक साल के अंदर 13 एमसी आएगी। तो टोटल एमसी के लिए रिप्रोडक्टिव एज कितनी होगी 30। अब नॉर्मल कई बुकों के अंदर इसको 13 से 45 भी लगेगा, लेकिन अपने को एवरेज कितना मानना 30 साल। मतलब कि एक जो महिला होती है वो 30 मतलब 30 साल तक अपनी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर रह सकती है, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है 30 साल तक। और एक साल के अंदर 13 एमसी होगी, तो 30 साल के अंदर टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो 30 इंटू 13 मतलब ऑलमोस्ट मैं बात करता हूं तो 400 के समथिंग, 400 टाइम। मतलब कि एक जो एमसी पीरियड्स मतलब कि एक फीमेल होती है वो 400 बार आपकी फर्टिलाइज हो सकती है। मतलब कि उसके अंदर 400 ओम सीक्रेट हो सकते हैं अगर एक पूरी रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मैं बात करता हूँ। क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज जो उम्र होगी वो कितनी होगी आपकी 30 साल। तो 30 साल के अंदर आपकी एक साल के अंदर 13 एमसी हो गए। 13 एमसी कहां से निकाले 365, एक एमसी पीरियड होगा 28 दिन का, तो 365 के अंदर डिवाइड कर दो 28 का, तो यहां से कितना आ गया आपको 13 एमसी। मतलब एक साल के अंदर 13 एमसी। और एक महिला टोटल कितने साल तक रिप्रोडक्टिव हो सकती है 30 साल, तो 30 इंटू 13 मतलब 400 टाइम। तो कहने का मतलब कि एक महिला जो होती है वो 400 बार प्रेग्नेंट मतलब कि फर्टिलाइज हो सकती है, उसके अंदर 400 ओम सीक्रेट होते हैं। लेकिन अब अगर एक बार में अगर एक बार में प्रेग्नेंट होगी तो जब तक प्रेग्नेंट होगी 9 महीने तक तब तक नहीं आएगा, तब तक उसको ओम सीक्रेट नहीं होगा। और दूसरा जब तक वो जो बेबी है वो उसका ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तब तक भी उसके अंदर एमसी पीरियड्स नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब कि ये हो गया कि लगभग ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो जब तो कहने वाले 2 साल तक उसके अंदर एमसी पीरियड्स नहीं आएंगे जब तक कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो साल भर तो प्रेगनेंसी वाला, और उसके बाद में भी जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल, क्योंकि इस चीज के अंदर क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाता है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर मिल्क का सिंथेसिस करवाता है। और जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा होगा तब तक एलएच एफएसएच का लेवल क्या होगा कम रहेगा।
तो जब प्रोलैक्टिन ज्यादा रहेगा तो एफएसएच कम रहेगा, एफएसएच कम रहेगा तो इमेच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल के अंदर फॉर्मेशन नहीं होगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो आपके आगे की तरह एमसी नहीं चलेगी। तो एक फीमेल के अंदर टोटल मिला के 400 टाइम वो ओवुलेशन सीक्रेट होती। अब दूसरा इसके अंदर क्या, और एक एमसी के दौरान जब एक एमसी चलेगी उस दौरान जो ब्लीडिंग फेज चलती है, उस दौरान आपके ब्लीडिंग फेज के अंदर नॉर्मल देखा जाए तो 30 से लेके एक ही वर्ड के अंदर मैं बात करूं तो 35 ml इसके अंदर क्या होता है, ब्लड का नुकसान होता है, मतलब उसके अंदर ब्लड का सीक्रेशन होता है। कब, ओम के, ओम की जब ओवुलेशन पीरियड्स चलता है, ओवुलेशन के बाद जब आपकी एमसी साइकिल चलती है तो एमसी के दौरान आपका कितना ब्लड लॉस होता है, आपका 35 ml। अगर मैं रेंज की बात करूं तो 20 ml से 80 ml, 20 से 80 ml, मतलब कि 20 से 80 ml ब्लड का आपका क्या होता है, लॉस होता है एक एमसी पीरियड्स के दौरान। एवरेज अगर एक ही वर्ड्स के अंदर मैं बात करूं तो 35 ml के अंदर इसका लॉस होता है, लॉस होता है। और अगर मैं एक साल के अंदर बात करूं तो एक एमसी पीरियड्स के अंदर 35 ml और एक साल के अंदर कितने एमसी चलते हैं, 13 एमसी, तो टोटल मिला के हो गया आपका ये 350, 400 से 450 ml। मतलब कि एक साल के अंदर अगर आपकी एमसी चलती है, एक साल के अंदर एमसी कितनी चलती है, 13 एमसी, और एक एमसी के अंदर 35 ml ब्लड का लॉस होता है। तो टोटल मिला के एक साल के अंदर 400 से 450 ml आपका ब्लड का लॉस होता है ड्यूरिंग द एमसी पीरियड्स के दौरान। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और है कि रिप्रोडक्टिव एज आपकी आगे 30 साल के इसके अंदर रिप्रोडक्टिव एज होती है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, ovulation just 14 days before next menstrual cycle। मतलब कि जो एमसी साइकिल्स है इसके अंदर ओवुलेशन जो है वो जस्ट बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के, मतलब कि जब नेक्स्ट एमसी स्टेबलाइज हो उससे जस्ट 14 दिन पहले ओवुलेशन वाली फेज आएगी। लाइक दैट, जैसे कि 1 से 5 दिन, 1 से 5 दिन ये हो गया, 5 से 14 दिन एंड देन 28 दिन। इसके अंदर बोला ओवुलेशन इस 14वें दिन होता है। तो इसने बोला कि जो ओवुलेशन जो है वो नेक्स्ट एमसी के 14 दिन पहले होते हैं। जब एमसी ये हो गई, अब यहाँ से वापस 1 से 5 दिन वाली स्टेज हो गई, तो नेक्स्ट एमसी यहाँ से स्टार्ट हो, उसके जस्ट 14 दिन पहले आपकी ओवुलेशन फेज आएगी। लाइक दैट, जैसे कि मैं बात करूं, अगर आपको दे दिया जाए किसी फीमेल लेडी उसकी 35 दिन की एमसी साइकिल है, अगर 35 दिन की एमसी साइकिल है तो उसके अंदर ओवुलेशन कब हुआ होगा, तो जब 35 दिन की एमसी साइकिल है तो उसके अंदर 14 माइनस कर दो तो उसके अंदर 21 दिन के दिन, तो 21 दिन उसका क्या होगा, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन की हमेशा ध्यान रखना, ओवुलेशन जो स्टेज होती है वो नेक्स्ट एमसी के 14 दिन पहले स्टार्ट होती है। पीछे वाले, बल्कि जो पीछे गई उस एमसी वाले, ये जो पीरियड्स है उसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसका जो आगे वाली जो एमसी उसका पीरियड फिक्स है कि वो 14 डेज की होगी। तो कहने का मतलब कि जो उसकी आगे वाली जो ल्यूटियल फेज होती है वो 14 दिन की होती है, तो 14 दिन वो फिक्स हो गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बोल दिया जाए किसी फीमेल की 25 डेज की एमसी पीरियड्स है तो उसका ओवुलेशन कब होगा, तो अगर 25 दिन की है तो 25 में से आपको 14 माइनस कर देना है, तो उसके अंदर आपको बोलेंगे 11 दिन, तो 11 दिन, तो उसकी 11 दिन क्या होगा, ओवुलेशन होगा। और अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी महिला के अंदर अगर 20वें दिन होगा उसका ओवुलेशन हो रखा है, तो आपको टोटल एमसी पीरियड्स कितने दिन का होगा वो अगर देखना है, तो 20वें दिन ओवुलेशन होता है तो 20 के जस्ट 14 आगे ऐड कर दो, 20 प्लस 14 34 का दिन, तो उसका टोटल जो एमसी पीरियड्स है वो कितने का होगा, एमसी साइकिल 34 दिन का। तो उस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज ओवुलेशन जस्ट बिफोर 14 डेज ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन पहले आपको क्या हो रखा होगा, एमसी पीरियड्स का आपको ओवुलेशन हो रखा होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसका अपना 1 बाय 1 स्टडी किया, जिसके अंदर जो उसका एमसी पीरियड्स के दौरान होने वाले ब्लड लॉस जो कि 35 ml होता है,
एक साल के अंदर 13 एमसी उसके अंदर निकलती है। अगर 13 आएगा पूरे साल के अंदर अगर ब्लड लॉस देखा जाए तो आपका 400 से 450 ml ब्लड लॉस हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 साल, और एक महिला अपने पूरे जीवन काल के अंदर 400 टाइम ओवुलेशन का ओवम का फॉर्मेशन करती है, अगर वो बिना कोई प्रेगनेंसी इंक्लूड नहीं किया जाए तो। अब अपन देखते हैं कि कुछ वन बाय वन उसके अंदर फीमेल प्यूबर्टी और मेल प्यूबर्टी, ये भी कहीं थोड़ा सा टॉपिक एमसी से हटके है लेकिन ये एमसी के अंदर इंपॉर्टेंट है कि फीमेल प्यूबर्टी एंड मेल प्यूबर्टी। अगर मैं बात करूं फीमेल प्यूबर्टी कि फीमेल जो प्यूबर्टी होती है वो किस हार्मोन की वजह से आती है, तो इसके हार्मोन की मैं बात करूं एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। फीमेल प्यूबर्टी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आपकी फीमेल की प्यूबर्टी जो होती है सो होती है कि फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी आती है तो कौन कौन से इसके अंदर लक्षण आपको आते हैं। और फीमेल की प्यूबर्टी जो होती है अकॉर्डिंग किसके अनुसार, टैनर एंड मार्शल के अकॉर्डिंग, टैनर एंड मार्शल के अकॉर्डिंग आपकी फीमेल की प्यूबर्टी। इसके अंदर क्या होती है, एक ट्रिक होती है आपकी बाफ टफ, बाफ एंड टफ। फीमेल की प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है आपके 10 से लेके 16 डेज के बीच में। अगर पीक लेवल की मैं बात करूं तो 13वें दिन। अगर 8 से पहले आ गई तो प्रिकोसिस प्यूबर्टी, 16 के बाद में आ गई तो आपकी लेट प्यूबर्टी। इसके अंदर क्या आता है आपका बाफ, बाफ का होगा ब्रिस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट। तो फर्स्ट स्टेज हो जाएगी आपकी ब्रेस्ट बर्ड डेवलपमेंट, मतलब कि प्यूबर्टी के अंदर उसकी पहली एज अगर की बात करो तो उसको बोला जाता है आपका टी मीन्स हो जाएगा आपका थैलार, और इसकी उम्र हो जाएगी आपकी 9 साल। नेक्स्ट जो इसकी सेकेंड स्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, जिसको बोला जाएगा आपका एडिनार्की। इसकी उम्र हो जाएगा आपकी 9 से 11 साल। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, जिसको बोला जाएगा आपका प्यूबार्ची, और इसकी एज देखा जाए तो आपका 11 से 12 साल, मतलब एवरेज अगर बात करो तो 11 साल। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट स्टेज। क्या हो जाएगी, ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट, मतलब कि जो फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट है वो डेवलपमेंट हो जाएंगे, और उसके कौन से साल के अंदर, 9वें साल के अंदर। जब लेडीज 9 साल के हो जाएगी उस दौरान आपका ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वाली आपका आता है सेकंड स्टेज आती है आपकी एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलप होगा नीचे के एक्सिलरी हेयर ग्रोथ हो जाएगा, इससे नीचे के आपके प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज अगर बोला जाए कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की पहली स्टेज कौन सी है तो वो हो जाएगा आपकी ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट, और जो सेकंड स्टेज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी एक्सिलरी हेयर ग्रोथ। इससे नेक्स्ट हो जाएगी आपकी प्यूबिक हेयर ग्रोथ, जिसको बोला जाएगा प्यूबार्की। तो बाप यानी इसकी ठीक हो जाएगी टप। फर्स्ट स्टेज है थैलार्की, एडिनार्की एंड प्यूबार्की। फोर्थ स्टेज हो जाएगी फीमेल के अंदर हाइट ब्रेस्ट, सडन हाइट ब्रेस्ट इन फीमेल, इसकी एज हो जाएगी आपका 12 साल। और इससे नेक्स्ट जो हो जाएगी, अब ये ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट इसने बोला है कि आपकी जो सडनली हाइट ब्रेस्ट हो जाएगी, जो यहाँ तक की नॉर्मल एवरेज इसकी कितनी थी, यहाँ पे नॉर्मल इसके अंदर हाइट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसकी एज, लेकिन जैसे ही प्यूबार्की के बाद में उसकी सडनली हाइट ग्रोथ हो जाएगी किसकी, फीमेल की। तो फीमेल के अंदर हाइट ब्रेस्ट इन फीमेल दैट इज कॉल्ड ये, और ये इसकी एज क्या हो जाएगी आपकी 12 साल। इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके नेक्स्ट हो जाएगी आपकी मेनार्की। मेनार्की का हो जाएगा फर्स्ट एमसी पीरियड्स, एमसी साइकिल स्टेबलाइज।
स्टेबलाइज मतलब कि मेनार्की का हो जाएगा उसका पहला एमसी पीरियड्स कब स्टेबलाइज होगा, मेनार्की, और उसकी जो एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 13, लास्ट प्लस 13, मतलब इसकी पीक एज के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। तो अगर पूछा जाए कि फीमेल प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन क्या हो जाएगा, फर्स्ट साइन ऑफ फीमेल प्यूबर्टी दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बर्ड्स, तो ब्रेस्ट वाला क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट साइन ऑफ फीमेल प्यूबर्टी, फीमेल प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन हो जाएगा ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट, और सबसे लास्ट साइन हो जाएगा आपका मेनार्की, लास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी, और वो भी किसके अंदर बात चल रही आती है, फीमेल के अंदर। तो पहला साइन हो जाएगा आपका थैलार्की, थैलार्की के बाद में हो जाएगा आपका एडिनार्की, उसके बाद में हो जाएगा आपका प्यूबार्की, देन उसकी हाइट ग्रोथ हो गई, देन उसकी मेनार्की। तो ये 5 साइन और सिम्टम्स हो गए किसके, 5 साइन किसके हो गए आपके फीमेल प्यूबर्टी के। अब मैं वन बाय वन स्टडी करते हैं कि मेल प्यूबर्टी के कौन कौन से स्टेज होती है। तो ये इसकी स्टेज ध्यान रखना कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की क्या स्टेज है और मेल के अंदर उसकी प्यूबर्टी की क्या स्टेज है। फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है वो कौन सी एज के आती है, 13 साल की उम्र में, और जो मेल के अंदर जो प्यूबर्टी आती है वो आती है आपकी 14 डेज की उम्र में। इसीलिए बोला जाता है कि जो लड़की जो होती है वो पहले बड़ी होती है एज कंपेयर टू मेल के, मेल के कंपेरेटिवली जो फीमेल के अंदर जो उसकी जो बड़ी होती है वो फीमेल जो होती है वो पहले बड़ी होती है। अब वन बाय वन अपन स्टडी करने वाले हैं कि मेल के अंदर प्यूबर्टी के कौन कौन सी स्टेजेस आती है। मेल प्यूबर्टी, तो अभी तक मैं स्टडी करी थी फीमेल प्यूबर्टी, अब स्टडी करने वाले मेल प्यूबर्टी। मेल प्यूबर्टी जो होती है मोस्टली कौन से हार्मोन की वजह से आती है, आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कौन करता है, एलएच हार्मोन। आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि एलएच हार्मोन जो होता है वो भी मेल के अंदर पाया जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, और जो आगे जाकर के क्या करवाता है, स्पर्म का मैच्योरेशन करवाता है, स्पर्म का मैच्योरेशन करवाता है। स्पर्म का मैच्योरेशन और कहां पे करवाता है, आपका एपिडिडाइमिस के अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर आपका स्पर्म का मैच्योरेशन करवाता है। अब अपन देखते हैं मेल प्यूबर्टी। मेल प्यूबर्टी के अंदर जो मेल की फर्स्ट स्टेज जो आती है, मेल की फर्स्ट स्टेज जिसको बोला जाता है प्री प्यूबर्टियल स्टेज, मेल की फर्स्ट स्टेज होती है प्री प्यूबर्टियल स्टेज, मतलब कि प्यूबर्टी से पहले होने वाली स्टेज। सेकेंड स्टेज आती है आपकी प्री प्यूबर्टी स्टेज का अर्थ हो गया कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने से पहले की जो स्टेज होगी उसको बोला जाएगा आपका प्री प्यूबर्टी स्टेज। नेक्स्ट सेकेंड जो स्टेज आती है उसके अंदर आती है आपका स्क्रोटम डेवलपमेंट, सेकेंड जो मेल के अंदर जो प्यूबर्टी की स्टेज आती है वो होती है आपकी स्क्रोटम का डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रोटम, और इसके अलावा उसके अंदर किसका निर्माण होना, टेस्टिस का डेवलपमेंट होना, टेस्टिस डेवलपमेंट। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट होना और उसके अंदर स्क्रोटम का डेवलप होना, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द मेल प्यूबर्टी। नेक्स्ट इसके अंदर अगर स्टेज थर्ड की मैं बात करूं जिसके अंदर हो जाएगा आपका प्यूबिक हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, और ये जो होते हैं वो कौन सी उम्र के अंदर होते हैं, 14 डेज की उम्र में, जबकि फीमेल के अंदर 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है, लेकिन मेल के अंदर 14 साल की उम्र में आती है। तो स्टेज थर्ड के अंदर कोई हो गया आपका प्यूबिक हेयर ग्रोथ। अब मैं अगर बात हो स्टेज नंबर फोर्थ की, तो स्टेज नंबर फोर्थ के अंदर क्या हो जाएगी कि जो उसके अंदर जिस प्रकार से फीमेल के अंदर सडनली हाइट की ग्रोथ हुई थी उसी प्रकार से इसके अंदर क्या हो जाएगा आपकी हाइट ग्रोथ। तो इसकी फोर्थ अगर स्टेज की मैं बात करूं, फोर्थ स्टेज में हो जाएगी आपकी हाइट ब्रस्ट, यहाँ पर इसके अंदर बोला जाता है मेल मोल ऑफ ब्रेस्ट, मोल ऑफ ब्रेस्ट, मतलब कि जो ब्रेस्ट है उसके ऊपर जो निपल है, निपल के जो साइड में जो ब्लैक पोर्शन है उसका धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तब अपन बोलेंगे मेल के अंदर भी प्यूबर्टी आ चुकी है। और सडन, और उसके साथ साथ में क्या होगा आपका हाइट ब्रेस्ट, मतलब कि सडनली उसकी हाइट क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो एक तो उसका क्या होगा हाइट ग्रोथ होगी, और साथ ही साथ ब्रेस्ट के अंदर जो उसका मोल है उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, स्टेज नंबर फिफ्थ,
पेनिस डेवलपमेंट, पेनिस डेवलपमेंट लुक लाइक एडल्ट, एडल्ट की तरह इसमें अगर क्या हो जाएगा, आपका पेनिस का डेवलपमेंट हो जाएगा। एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ अप टू प्यूबिक हेयर ग्रोथ अप टू थाई, और उसके अंदर जो प्यूबिक जो हेयर है वो थाई तक आपके एक्सटेंड हो जाएंगे। तो उसके अंदर पेनिस के लाइक आपका जो एडल्ट का पेनिस होता है उसके टाइप का तो आपका क्या हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा। और साथ ही साथ उसके अंदर जो प्यूबिक हेयर, जैसे प्यूबिक हेयर का ग्रोथ आपका स्टेज 3 के अंदर हो गया था, लेकिन 5th स्टेज के अंदर क्या होगा, जो प्यूबिक हेयर है वो पहले प्यूबिक एरिया के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन अब धीरे धीरे उसके अंदर थाई की तरफ एक्सटेंड हो गए, तो धीरे धीरे थाई की तरफ ये आपके हेयर का फॉर्मेशन होगा। देन जो सेकंड स्टेज है स्क्रोटम का डेवलपमेंट, अगर इसके फर्स्ट स्टेज पूछे तो प्री प्यूबर्टल स्टेज, और लास्ट स्टेज पूछे तो पेनिस का डेवलपमेंट एट लुक लाइक एट द एडल्ट्स, एंड देन प्यूबिक हेयर एक्सटेंड टुवर्ड्स द टाइप। तो अपन ने मेल प्यूबर्टी देखा, सबसे फर्स्ट अपन ने देखा क्राइटेरिया ऑफ द एमसी का क्राइटेरिया देखा। सेकंड वन अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, एमसी के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। थर्ड वन अपन ने पढ़ा फीमेल की प्यूबर्टी, टैनर एंड मार्शल के अकॉर्डिंग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आती है। देन अपने मेल प्यूबर्टी देखा, मेल प्यूबर्टी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आते हैं। अलग अलग इसके अंदर 5 स्टेज होती है। मेल के अंदर जो फीमेल के अंदर प्यूबर्टी होती है वो 13 साल की उम्र में आती है, और जो मेल के अंदर प्यूबर्टी होती है वो 14 साल की उम्र में आती है। अलग अलग हार्मोन की वजह से अलग अलग प्रकार से आती है। तो ये था आपका पार्ट 2 एमसी का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही काफी। अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे एमसी की अलग अलग जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लाइक एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, इस प्रकार से जो अलग अलग हार्मोन आते हैं उन अलग अलग हार्मोन का क्या क्या सोर्सेज रहते हैं, क्या क्या फंक्शन रहते हैं। तो अगले वीडियो के अंदर अपन एमसी के अंदर जितने भी हार्मोन इंक्लूड होते हैं, जैसे ग्रेलिन होता है, किस प्रोटीन हो गया, एथिनिन हो गया, इनिबिन हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जितने भी प्रकार के हार्मोन इंक्लूड होते हैं उन 1 बाय 1 करके अपन उस हार्मोन को पढ़ेंगे। तो